YouTube के इस चैनल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की क्लास को शुरू कर दें। इससे पहले कि बता दें, जो भी विद्यार्थी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो शाम के 6 बजे जो क्लास चलाते हैं उन क्लास का आप लाभ उठा सकें। याद रहे कि शाम के 6 बजे प्रत्येक दिन ये क्लास लैब क्लास होता है, जिसमें आपको जीके जीएस का प्रश्न पूछा जाता है और आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है। कृपया जो भी बच्चे हैं अंत तक देखें वीडियो को। ये प्रश्न सभी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है। ये प्रश्न आपका भविष्य के लिए, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, तो कहीं छूट ना जाए। आपके लिए ही इतना मेहनत करते हैं, नहीं तो इतना मेहनत करने का कोई ज़रूरत नहीं था। तो ध्यान रखें कि ये प्रश्न एक एक प्रश्न याद हो जाना चाहिए। पहले आप पूरा अंत तक वीडियो देख लेंगे, फिर दोबारा जब लैब समाप्त हो जाएगा तब जो है आप उसको लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न 1 नंबर से शुरू करते हैं। एशिया का कौन सा देश समुद्री मछली पकड़ने के लिए प्रसिद्ध है? ध्यान से सुनेंगे। एशिया का कौन सा देश समुद्री मछली पकड़ने के लिए प्रसिद्ध रहा है? तो ऑप्शन नंबर 1 में है चीन, 2 में है जापान, 3 में है पाकिस्तान, 4 में है भारत। तो चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। 10 सेकंड का समय देंगे आपको इस प्रश्न का जवाब देने के लिए। अगर प्रश्न आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप कम से कम सोच करके इसका तुक्का लगा सकते हैं। तो चलिए जल्दी से कमेंट करें। काफ़ी अच्छा प्रश्न इस सेट में लाए हैं। इस सेट में लगभग 50 प्रश्न आपके सामने होगा, जिसमें हर एक प्रश्न का जवाब आपको देना अनिवार्य है। तो ध्यान दें, अच्छा से सोच समझ करके इस प्रश्न का आंसर देंगे। चलिए घड़ी की समय अब कुछ सेकंड के बाद समाप्त हो जाएगी। बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी चीन। बहुत अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न दूसरे नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से देखें। भारत में स्वतंत्रता के बाद जनसंख्या वृद्धि को प्रवृत्ति को दिखाने के लिए कौन सा आरेख सर्वाधिक उपयोगी है? तरह की जनसंख्या वृद्धि को दिखाने के लिए कौन सा आरेख सर्वाधिक उपयोगी है? तो ऑप्शन नंबर पहला में है दंडालेख, दूसरा में है हिल ग्राफ, तीसरा में है लाइन ग्राफ, चौथा में है संभार आरेख। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। मैं इस प्रश्न का आंसर देने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दूंगा। तो चलिए अब घड़ी की समय को ऑन करता हूं। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी दंडालेख, दंडारेख। तो ध्यान से सुनेंगे। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला, यानी दंडारेख। अगला प्रश्न तीसरे नंबर का प्रश्न होगा, जो कि काफी अच्छा प्रश्न है। तो ध्यान से सुनेंगे। लद्दाख में कौन सी नदी बहती है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से सुनेंगे। ये लद्दाख के क्षेत्र से संबंधित प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर पहला में है सिंधु श्योक, दूसरा में सिंधु चिनाब, तीसरा में सिंधु लूनी, चौथा में सिंधु मातसंग। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखें। ये टेस्ट प्रत्येक दिन शाम के 6 बजे लाइव होता है। आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन मिलेगा। जिस तरह से एग्जाम में दिया रहता है उसी तरह से यहाँ पे भी 4 ऑप्शन मिलेगा। तो अपनी तैयारी को रखने के लिए, आपकी तैयारी कितनी अच्छी है उसको जानने के लिए इस प्रश्न का सेट मारना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो ध्यान दें। चलिए अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी सिंधु श्योक। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न होगा चौथे नंबर का प्रश्न, जो कि काफ़ी अच्छा प्रश्न है। नखलिस्तान क्या है? चौथा प्रश्न है, नखलिस्तान क्या है? ऑप्शन नंबर 1 में है एक बहुत छोटा प्रदेश, दूसरा में रेगिस्तानी में हरियाली एवं जल वाला क्षेत्र, 3 में है ठंडी जलवायु का क्षेत्र, 4 में है राजस्थान में रेगिस्तान। बहुत ही अच्छा प्रश्न नखलिस्तान के बारे में पूछा जा रहा है। तो जल्दी से सोच समझ करके इस प्रश्न का आंसर दें। अगर आपको याद नहीं है तो पहले पूरी वीडियो को देख लें। इसके बाद जब जो लाइव समाप्त हो जाएंगे तब आप दोबारा जो है इसको रोक करके आप इस प्रश्न को लिख सकते हैं। तो चलिए आपका घड़ी की समय को शुरू कर दिया गया है। जल्दी से कमेंट करें, ताकि टाइम बीतने से पहले कमेंट आ जाना चाहिए आपका। बहुत बढ़िया। अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी रेगिस्तान में हरियाली एवं जल वाला क्षेत्र को नखलिस्तान कहते हैं। बहुत बढ़िया। 5वां प्रश्न,
बिहार राज्य के भागलपुर में नाथनगर क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर 1 में है तैयार वस्त्र उद्योग के लिए, 2 में है रेशम वस्त्र उद्योग के लिए, 3 में है पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के लिए और ऑप्शन नंबर 4 में है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें, काफी अच्छा प्रश्न है। चलिए आपकी घड़ी के समय को शुरू कर दिया गया है। अब आपका समय समाप्त हुआ। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी रेशम वस्त्र उद्योग के लिए भागलपुर में नाथनगर जो है सो प्रसिद्ध है। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न 6ठे नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुनेंगे। करें कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर 1 में है बाघ के लिए, 2 में है एक सींग वाला गैंडा के लिए, 3 में है हाथी के लिए और 4 में है सिंह के लिए। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। ये प्रश्न सेट काफी अच्छा प्रश्न होगा, तो कृपया जो भी विद्यार्थी नए हैं अंत तक देखें। उबे नहीं, आपको लगता होगा कि नहीं सर क्या करवा रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं आपका भविष्य के बारे में हमको अच्छे से पता है और किस तरह का जो है सो प्रश्न पूछा जाता है ये भी हमको पता है। तो इस प्रश्न सेट को अंत तक बनाएं। जो क्वेश्चन नहीं आता है आपसे उस क्वेश्चन को सीखने का प्रयास करें। तो चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी एक सींग वाला गैंडे के लिए। अगला प्रश्न होगा 7वें नंबर का प्रश्न। आयरन एंड स्टील कंपनी किस नदी के किनारे स्थित है? ध्यान से सुनेंगे। प्रसिद्ध जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है जिसका बर्तन हम लोग यूज करते हैं, टाटा का लोहा यूज करते हैं, वो कराई की किस नदी के किनारे स्थित है? तो पहला ऑप्शन में स्वर्णरेखा नदी के किनारे, दूसरा में महानदी के किनारे, तीसरा में दामोदर नदी के किनारे और चौथा में लूनी नदी के किनारे। तो मैं बता दूं कि ये जो टाटा आयरन स्टील कंपनी है ये झारखंड में है, जो कि स्वर्णरेखा नदी के किनारे में स्थित है। तो जल्दी से आप लोग अगर नहीं याद है तो याद कर लेंगे, लेकिन अभी नहीं, उसको पहले लाइव देख लीजिए पूरा, इसके बाद जब दोबारा वीडियो को आप लोग देखेंगे तब जो है उसको लिख लेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। 8वां प्रश्न होगा इसके बाद। एशिया के किस देश में चावल और मछली प्रमुख भोज्य पदार्थ हैं? तो ध्यान से सुनेंगे। यानी एशिया के कौन ऐसा देश है जहां पे भोज्य के लिए चावल और मछली चुना जाता है? तो ऑप्शन नंबर पहला में नेपाल, दूसरा में है पाकिस्तान, तीसरा में है बांग्लादेश और चौथा में श्रीलंका। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। काफी अच्छा प्रश्न आपके सामने, बहुत बढ़िया प्रश्न है। चलिए आपके समय को शुरू कर दिया गया है। चलिए आपका समय समाप्त हुआ। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी श्रीलंका। तो श्रीलंका देश में जो है सो चावल और सब्जी का प्रयोग जो है सो भोज्य पदार्थ के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न होगा 9वें नंबर का। कौन सा देश पेट्रोल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब सभी को आता होगा, तो जब सभी को आता ही है तो सभी को कमेंट करेंगे। बहुत बढ़िया है। कुछ ऐसा भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा जिसका रिवाइज करना जरूरी है। रिवाइज करने से प्रश्न पे जो है सो दावेदारी बढ़ जाती है, आपका जो है सो सही होने की चांसेस बढ़ जाती है। तो कोई बात नहीं। तो पहला ऑप्शन में कुवैत, दूसरा में नाइजीरिया, तीसरा में रूस, चौथा में अर्जेंटीना। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। चलिए आपका समय समाप्त हुआ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी कुवैत। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न 10वें नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुनेंगे। 10वां प्रश्न है गंगा के मैदानी क्षेत्र में सघन जनसंख्या पाई जाती है क्योंकि?
इसका मतलब ये हुआ कि गंगा का जो मैदानी भाग है उसमें काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या पाया जाता है मनुष्यों का या चाहे जो भी जानवर का हो। तो इसका क्या कारण है? तो यहाँ पर ऑप्शन में 1 में है यहाँ उद्योग का विकास हुआ है, 2 में है यहाँ परिवहन साधनों का विकास हुआ है, 3 में है यह उपजाऊ मैदान जलोढ़ का क्षेत्र है, और ऑप्शन नंबर 4 में है यह एक नगरीय प्रदेश है। तो स्वाभाविक बात है उपजाऊ जलोढ़ का मैदान का क्षेत्र होगा, क्योंकि खाना पीने के लिए कुछ चीज उपजेगा अच्छा मात्रा में तभी तो वहाँ लोग रहेंगे, और यहाँ पे इस क्षेत्र में काफ़ी अधिक मात्रा में उगता है, इसीलिए यहाँ पे जनसंख्या भी क्या है, सघन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी यह उपजाऊ जलोढ़ मैदान का क्षेत्र है। बहुत ही अच्छा। अगला प्रश्न होगा 11वें नंबर का प्रश्न, तो ध्यान से सुनेंगे। निम्न में से अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर में कौन जोड़ता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से सुनेंगे। अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर में कौन जोड़ता है? ऑप्शन नंबर 1 में है पनामा नहर, 2 में है सू नहर, 3 में है सुएज नहर, और 4 में है डॉन वोल्गा। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। काफ़ी अच्छा प्रश्नों का संग्रह आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। ध्यान रहे कि सभी विद्यार्थी अंत तक देखें। ये प्रश्न पत्र जो बनाया गया है आपके लिए बनाया गया है, आपके भविष्य के लिए बनाया गया है, तो अंत तक देखेंगे। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी पनामा नहर। तो ध्यान रहे कि पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। अगला प्रश्न 12वें नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सुपीरियर झील को ह्यूरोन झील से जोड़ता है या मिलता है? तो ऑप्शन नंबर 1 में है पनामा नहर, 2 में है सू नहर, 3 में है सुएज नहर, और ऑप्शन नंबर 4 में है कील नहर। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। अंत तक देखेंगे वीडियो को। बार बार मैं एक ही चीज को बोल रहा हूँ कि अंत तक देखिए। अंत तक देखने से आपकी जो है सो तैयारी कुछ न कुछ जरूर अच्छी होगी। आपके लिए बनाया जा रहा है, विशेष करके मेरा कहने का भावार्थ समझिए, मेरी भावनाओं से को समझिए। चलिए, समय भी आपका समाप्त हुआ। अब जो है सो इस प्रश्न का आंसर मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी सू नहर। तो सू नहर को ध्यान रखिएगा। सू नहर जो है सो सुपीरियर झील को ह्यूरोन झील से जोड़ता है या मिलाता है। बहुत बढ़िया। इसके बाद होगा अगला प्रश्न 13 नंबर का प्रश्न, जो कि काफी अच्छा प्रश्न है। सीढ़ी नुमा खेती कहाँ होती है? ध्यान से सुनेंगे। सीढ़ी नुमा खेती कहाँ होती है? ऑप्शन नंबर 1 में है मैदानी क्षेत्रों में, 2 में है मरुस्थलीय क्षेत्रों में, 3 में है पहाड़ी क्षेत्रों में, 4 में है तटीय क्षेत्रों में। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। आपको इस प्रश्न का आंसर देने के लिए 10 सेकेंड का समय दिया गया है। जल्दी से कमेंट करें। कुछ व्यक्ति का कमेंट सही आ रहा है, एकदम सही। जैसे ही क्वेश्चन बोलते हैं हाँ आपका आंसर आ जाता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए, आपका समय समाप्त हुआ। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे दें। अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी पहाड़ी क्षेत्र। तो ध्यान से सुनेंगे। सीढ़ीनुमा खेती जो है, सीढ़ीनुमा खेती पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। ध्यान से सुनेंगे और याद करके रख लेंगे। अगला प्रश्न 14 नंबर का प्रश्न, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ध्यान से सुनेंगे। सलाल जल विद्युत परियोजना, जो कि बार बार परीक्षा में पूछा गया है, किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर 1 में है कर्नाटक, 2 में है उत्तराखंड, 3 में है असम, 4 में है जम्मू कश्मीर। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। चलिए, अब आपका समय शुरू होता है। 10 सेकेंड का घड़ी लगाया गया है। चलिए, अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी जम्मू कश्मीर होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न
15 नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुनेंगे। मृत सागर में निम्नलिखित में से निक्षेप पाए जाते हैं। कह रहा है कि मृत सागर में किसका निक्षेप पाया जाता है? निक्षेप, ध्यान से सुनेंगे। ऑप्शन नंबर 1 में है जिप्सम का, 2 में है चूना पत्थर का, 3 में है पोटास का और 4 में है ब्रोमीन का। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। चलिए, आपका जो समय है वो शुरू कर दिया गया है। चलिए, अब आपका समय समाप्त हुआ। अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी पोटास। मृत सागर जो है, जिसको मरा हुआ सागर बोला जाता है, उसमें निक्षेप जो है सो पाया जाता है, वो पोटास का मात्रा अधिक होता है उसमें। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, याद करके रखेंगे। अगला प्रश्न होगा 16 नंबर का प्रश्न, तो ध्यान से सुनेंगे। विश्व में कौन देश तांबा के उत्पादन में सबसे आगे है? विश्व में कौन सा देश तांबा के उत्पादन में सबसे आगे है? ऑप्शन नंबर 1 में है बोलीविया, 2 में है चिली, 3 में है घाना, 4 में है जिम्बाब्वे। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। चलिए, बहुत बढ़िया, जो भी कमेंट कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। आपका प्रश्न का उत्तर सही है। चलिए, मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी चिली। यानी सबसे ज्यादा तांबा उत्पादन करने में आगे है चिली, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 16 नंबर का प्रश्न होगा। निम्नलिखित में से किस उद्योग को सनराइजेज उद्योग कहा जाता है? इस प्रश्न को मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये एक दिन के सेट में और डाले हुए थे इस प्रश्न को। तो इस प्रश्न को जवाब देने के लिए किसी का आंसर गलत नहीं होना चाहिए, तो ध्यान से सुनेंगे। पहला में है लॉयस का, दूसरा में सूती वस्त्र उद्योग, तीसरा में सूचना प्रौद्योगिकी और चौथा ऑप्शन में है चीनी वस्त्र उद्योग। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। अब जो है सो आपका समय को शुरू कर दिया गया है, गाड़ी को ऑन कर दिया गया है। बहुत बढ़िया, घड़ी का समय समाप्त होने से पहले ही कुछ व्यक्ति का आंसर आगे चुका था। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी सूचना प्रौद्योगिकी। तो ध्यान रखेंगे, सूचना प्रौद्योगिकी ही इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न होगा 18वें नंबर का प्रश्न। निम्न में से किसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता है? तो ध्यान से सुनेंगे, ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर पहला में है हीरा को, दूसरा में है पेट्रोलियम को, तीसरा में है कोयला को और चौथा में है ग्रेफाइट को। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे। आप लोग जानते हैं कि ब्लैक गोल्ड यानी कोयला को कहा जाता है, फिर भी आप लोग कमेंट करें, देखते हैं कि आप लोग का कमेंट क्या है। चलिए, आपका समय समाप्त हुआ। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कोयला को। तो ध्यान से सुनेंगे, याद कर लेंगे कि ब्लैक गोल्ड कोयला को कहा जाता है। बहुत ही अच्छा, जिसका कमेंट आया था ब्लैक गोल्ड, उसका प्रश्न का आंसर सही था। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न। चलिए, बहुत ही अच्छा। 19वां प्रश्न है, 14 चूना पत्थर क्या है? ध्यान से सुनेंगे, चूना पत्थर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 में है अवसादी चट्टान, 2 में है आग्नेय चट्टान, 3 में है रूपांतरित चट्टान, 4 में है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे दें। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे दें। काफी अच्छा प्रश्न है, चूना पत्थर क्या है? बहुत बढ़िया,
जिनका कमेंट आ गया है, नाम अभी हमने बताएंगे, उनका सही आंसर है। चलिए आपका समय शुरू होता है। अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी अवसादी चट्टान। तो ध्यान रखेंगे, चूना पत्थर जो है सो अवसादी चट्टान है। अगला प्रश्न होगा 20वें नंबर का प्रश्न, वायु के वेग को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ध्यान से सुनेंगे, वायु के वेग को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 में है बैरोग्राफ, 2 में है विंड वेन, 3 में है एनीमोमीटर, 4 में है रोटामीटर। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। जो भी विद्यार्थी इस लाइव के सेशन में जुड़े हुए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आप लोग अंत तक देखिए, आपको बाद में पता चलेगा कि सर जी ने हमारे लिए कितने अच्छे व्यवस्था कर रखे थे। किसी भी चीज़ का पता आदमी को बाद में चलता है, तो आप लोग के लिए ही इतना काम कर रहे हैं। तो ध्यान रखें, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी एनीमोमीटर। तो ध्यान रखें, एनीमोमीटर से क्या किया जाता है? वायु के वेग को मापा जाता है, यानी वायु के वेग को मापने वाले यंत्र का नाम है एनीमोमीटर। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न 21 नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुनेंगे, नीली क्रांति का संबंध किससे है? ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर 1 में है मुर्गी पालन से, 2 में है मत्स्य पालन से, 3 में है दुग्ध उत्पादन से, 4 में इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताएंगे कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? याद करते चलिए, छोटा छोटा प्रश्न जो भी है उसको याद करते चलिए। नीली क्रांति यानी, चलिए तो आपकी घड़ी की जो है सो समय जो है सो उसको घड़ी को शुरुआत कर देते हैं। आप लोगों को कमेंट भी आना चाहिए, देख लेते हैं कि किनका सही आता है। नीली क्रांति, चलिए बहुत बढ़िया, एक विद्यार्थी का कमेंट अभी तक सही आ चुका है। चलिए आप घड़ी को भी ऑन कर चुका है, अभी भी आपके पास 10 सेकंड का समय है, तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे दें। चलिए अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी मत्स्य पालन। तो ध्यान रखेंगे, नीली क्रांति का संबंध मछलियों के पालन यानी मत्स्य पालन से है। अगला प्रश्न 22 नंबर का प्रश्न होगा, चिपको आंदोलन भारत के किस राज्य में हुआ था? ध्यान से सुनेंगे, चिपको आंदोलन भारत के किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 में है बिहार, 2 में है मध्य प्रदेश, 3 में है तीन में है उत्तराखंड, 4 में है राजस्थान। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। ये प्रश्न मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा 2022 जो कि आपका 27 फरवरी को एग्जाम है, उसी के लिए इतना मेहनत, इतना लाइव क्लास करवा रहे हैं। तो अंत तक देखेंगे तो उससे आपको क्वेश्चन लेवल का पता चलेगा, कैसा क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है ये सब। चलिए अब घड़ी को शुरू कर दिया गया है, तो जल्दी से टाइम समाप्त होने से पहले जल्दी से आंसर दे दें। चलिए अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी उत्तराखंड। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। 22वां नंबर का अगला प्रश्न होगा, 23वें नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुनेंगे। पेट्रोलियम खनिज पाया जाता है, ध्यान से सुनेंगे, पेट्रोलियम खनिज किस चट्टान में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर पहला में है आग्नेय चट्टान में, दूसरा में है रूपांतरित चट्टान, तीसरा में है परतदार चट्टान और ऑप्शन नंबर 4 में है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। पेट्रोलियम खनिज किस चट्टान में पाया जाता है? जल्दी से कमेंट करें। कुछ व्यक्ति का कमेंट सही है, बिल्कुल अच्छा। बहुत बढ़िया। मनीष जी का क्या कमेंट है?
मनीष जी कमेंट करें। चलिए आपका समय समाप्त हुआ। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा यानी परतदार चट्टान। तो परतदार चट्टान में जो है सो पेट्रोलियम खनिज पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न 24 नंबर का प्रश्न होगा, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? ऑप्शन नंबर पहला में है शुक्र, दूसरा में है बुध, तीसरा में है बृहस्पति और चौथा में है शनि। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? यानी दूरी के हिसाब से, दूरी के दृष्टि से सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? घड़ी की समय को स्टार्ट कर दिया गया है, आप लोग जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा यानी बुध होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न 25 नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुनेंगे। भूमंडलीय उष्मीयकरण का मुख्य कारण क्या है? भूमंडलीय उष्मीयकरण का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर 1 में है जैव विविधता में ह्रास, 2 में है बाढ़, 3 में है सूखा, 4 में है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट करें, क्या होगा आंसर? तो अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा यानी कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। अगला प्रश्न 26 नंबर का प्रश्न होगा, जो कि काफी अच्छा प्रश्न है। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी का भ्रमण क्या कहलाता है? ध्यान से सुनेंगे। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी का भ्रमण कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 में है घूर्णन, 2 में है परिक्रमण, 3 में है झुकाव और 4 में है गुरुत्वाकर्षण। ध्यान से सुनेंगे। ऑप्शन नंबर 1 में है घूर्णन, दूसरा में है परिक्रमण, तीसरा में झुकाव और चौथा में है गुरुत्वाकर्षण। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। देखना ना भूलेंगे शाम के 6 बजे प्रत्येक दिन। चलिए आपका जो है सो घड़ी को ऑन कर दिया हूँ। जल्दी से घड़ी की समय को ध्यान में रखते हुए जल्दी से कमेंट करें। अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी परिक्रमण। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न 27 नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुनेंगे। ऋतु चक्र का क्या कारण है? ऋतु चक्र का क्या कारण है? ऑप्शन नंबर 1 में है पृथ्वी का घूर्णन, 2 में है पृथ्वी का परिक्रमण, 3 में है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, 4 में है पृथ्वी का गोलार्धीय आकार। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। चलिए अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी पृथ्वी का परिक्रमण। पृथ्वी का परिक्रमण के कारण जो है सो ऋतु चक्र होता है, यानी ऋतु परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न 28 नंबर का बहुत ही अच्छा प्रश्न है। विश्व में कितने महाद्वीप हैं? यानी हम लोग जो पढ़ते हैं कितने महादेश हैं, वही चीज पूछ रहा है, उसी को महाद्वीप बोला गया है। तो ध्यान से सुनेंगे। ऑप्शन नंबर पहला में है 6, दूसरा में है 7, तीसरा में है 9
और चौथा में है 4। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। विश्व में कितने महाद्वीप हैं? इसके लिए मैं अब जो है सो घड़ी को ऑन करता हूँ। तो जल्दी से आप लोग का कमेंट करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो भी बच्चे 7 कर रहे हैं कमेंट एकदम सही है। काफ़ी बच्चों ने 7 कमेंट कर दिया है, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा कमेंट कर दिया है। देखते हैं कि क्या इन सभी का आंसर सही है। मेरे हिसाब से बिल्कुल सही होना चाहिए। इसके लिए बहुत बहुत बढ़िया कि आप लोग 28 नंबर का क्वेश्चन को जो है सो बहुत चंद सेकंडों में जवाब दे दिए। बहुत बढ़िया। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा ही होगा, यानी 7। बहुत बढ़िया, यानी विश्व में 7 महाद्वीप हैं। अगला प्रश्न होगा 29 नंबर का प्रश्न, तो ध्यान से सुनेंगे। 29वां प्रश्न देखते हैं कि कौन सबसे पहले कमेंट करता है। सफेद हाथी का देश कहाँ, सफेद हाथी कहाँ पाया जाता है? जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें। सफेद हाथी कहाँ पाया जाता है, या फिर सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? दोनों क्वेश्चन सेम है, तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। ऑप्शन नंबर पहला में है श्रीलंका, 2 में है चीन, 3 में है भारत और 4 में है थाईलैंड। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पिछले लगातार 2 सेट में हमने इस प्रश्न को डाला था और फिर इस प्रश्न को डाले हैं। इसी से पता चलता है कि आप कितना सीरियस हैं, अंत तक देखते हैं या नहीं देखते हैं। जब एक प्रश्न पीछे पूछ चुका हूँ तो आपका आगे की सेट में उस प्रश्न को अगर मैं पूछता हूँ तो आपका आंसर सही आना चाहिए, जो कि आप लोगों ने सही दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, काफ़ी अच्छा। तो चलिए अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी थाईलैंड। अगला प्रश्न होगा 30वें नंबर का प्रश्न, तो ध्यान से सुनेंगे। आम वर्षा का क्या कारण है? ध्यान से सुनिए, आम वर्षा का क्या कारण है? ऑप्शन नंबर 1 में है आम उत्पादन क्षेत्र में होने वाली वर्षा, दूसरा में है आम की फसल को बर्बाद करने वाली वर्षा, तीसरा में है मानसून ऋतु के बाद की वर्षा और चौथा में है मानसून के आगमन की पूर्व की वर्षा। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। आम्र वर्षा का क्या कारण है या कहाँ होता है? तो मैं बता दूं, ये जो है सो आम उत्पादक क्षेत्रों में होने वाली वर्षा को ही जो है सो आम वर्षा कहा जाता है, या उसका कारण यही है। जिस क्षेत्र में आम होता है अधिक मात्रा में, उसी क्षेत्र में जो है सो ये वर्षा होती है। तो चलिए जल्दी से आप लोग भी कमेंट कर दें कि इस प्रश्न का सही आंसर एक ही होना चाहिए। बहुत बढ़िया, पहला ही ऑप्शन आप लोग का ऑप्शन सही, ऑप्शन सही आंसर। अगला प्रश्न 31 नंबर से देखेंगे, तो ध्यान दीजिए। पर्यावरण निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पर्यावरण निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर 1 में है मानव का स्थानांतरण, 2 में है हिम का पिघलना, 3 में है वन्य जीवों का अवैध हत्या, 4 में है बृहत स्तर पर वनों का विनाश। तो जल्दी से बताएंगे कि पर्यावरण निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। निम्नीकरण का मतलब हो गया कि उसका जो संख्या जो आज जो कम हो रहा है उसका क्या मेन कारण है। तो जल्दी से बताएंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी बृहत स्तर पर वनों का विनाश। अगला प्रश्न 32 नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुनेंगे। एक पे एक प्रश्न आपके लिए छांट करके लाया गया प्रश्न है। ये प्रश्न सभी पूछा गया प्रश्न है और आगे वही एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ध्यान से सुने, उसको रटें। प्राकृतिक पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 में है झील एवं तालाब, 2 में है गाय का मैदान, घास का मैदान, 3 में है मरुस्थल और 4 में है वन। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। प्राकृतिक पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन है?
प्राकृतिक पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन है? तो जल्दी से बताएं। चलिए अब मैं घड़ी को ऑन करता हूं। चलिए अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा यानी वन होगा। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न 33 नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुनेंगे। भूपरपट्टी किससे बना होता है? यानी भूपरपट्टी जो है सो किन दो चीजों से मिलकर बना हुआ है? तो ऑप्शन नंबर पहला में है लोहा एवं मैग्नीशियम, दूसरा में है सिलिका एवं मैग्नीशियम, तीसरा में है सिलिका एवं एल्युमिनियम, चौथा में है निकेल एवं एल्युमिनियम। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। आपको इस प्रश्न का आंसर देने के लिए 10 सेकंड का समय देंगे। अंत तक देखें वीडियो को, इसमें बहुत अच्छा प्रश्न को डाला गया है। चलिए आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी से कमेंट करें कुछ व्यक्ति का प्रश्न का सही आंसर है। तो बिना किसी देर के जो भी नहीं कमेंट किए हैं जल्दी से फटाफट कमेंट कर दें। मैं बता दूं कि प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी सिलिका एवं एल्युमिनियम। अगला प्रश्न 34 नंबर का प्रश्न होगा। थार का रेगिस्तान कहाँ तक फैला है? थार मरुस्थल जो है उसका रेगिस्तान कहाँ तक फैला हुआ है? तो ऑप्शन नंबर पहला में है राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में, दो में है राजस्थान एवं पंजाब में, तीन में है गुजरात एवं महाराष्ट्र में, और चार में है गुजरात एवं राजस्थान में। तो जल्दी से बताएं कि थार का जो मरुस्थल है रेगिस्तान है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? जल्दी से बताएं। अब मैं घड़ी को ऑन करता हूँ। चलिए घड़ी महोदय जी आप जल्दी से ऑन हो जाएं, क्योंकि समय को ध्यान में रखते हुए कम से कम समय में इस टेस्ट को समाप्त किया जाए। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा यानी गुजरात एवं राजस्थान में। अगला प्रश्न 35 नंबर का प्रश्न है, तो ध्यान से सुनेंगे। लद्दाख में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण जानवर कौन सा है? ऑप्शन नंबर पहला में है हिरन, दूसरा में है याक, तीसरा में है पाढ़ा और चौथा में है शेर। ध्यान से सुनेंगे। लद्दाख में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण जानवर कौन सा है? ऑप्शन नंबर एक में है हिरन, दूसरा में है याक, तीसरा में है पाढ़ा और चौथा में है शेर। तो जल्दी से कमेंट करें। चलिए आपका समय समाप्त हुआ। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा यानी याक होगा। अगला प्रश्न 36 नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुनिए। काल वैसाखी क्या है? ध्यान से सुनेंगे। काल वैसाखी क्या है? ऑप्शन नंबर एक में है अस्थाई पवन, दूसरा में है ठंडी पवन, तीसरा में है पवन गर्म पवन और चौथा में है चक्रवात। तो जल्दी से बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे, क्योंकि मैंने इस प्रश्न को पहले भी कई बार पूछ चुका हूँ। काल वैसाखी क्या है? तो जल्दी से बताएंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जो भी बहुत बच्चे का आंसर 4 आ रहा है। चलिए देख लेते हैं कि इस प्रश्न का क्या सही आंसर होता है। चलिए बहुत बढ़िया। जो भी बच्चे का इस प्रश्न का ऑप्शन 4 लगाए थे उन सभी का सही हुआ। अगला प्रश्न होगा 37 नंबर का, तो ध्यान से सुनेंगे। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितने प्रतिशत हैं? वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितने प्रतिशत हैं? तो ऑप्शन नंबर एक में है 78.03, दो में है 38.03, तीन में है 28.03 और चार में है 20.49। ध्यान से सुनेंगे। 20.49 यानी लगभग आप जो है इसको 21 बोल सकते हैं। तो ध्यान से सुनेंगे कि वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस का जो मात्रा है वो 21% है, जो कि ऑप्शन नंबर इसका पहला सही आंसर होगा। तो ध्यान से सुनेंगे। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस का मात्रा जो है कितना है? 21%। वहीं पे अगर नाइट्रोजन बोलता तो 78% होता, तो तब जाकर के इसका ऑप्शन पहला सही होता। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन पूछा जा रहा है, इसीलिए क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर चौथा। बहुत बढ़िया।
भारत को कितने भूकंप तीव्रता के क्षेत्रों में बांटा गया है, यानी भूकंप से संबंधित जोन को पूछा गया। क्षेत्र का मतलब होता है जोन, यानी भूकंप क्षेत्र कितने हैं, भूकंप जोन भारत में कितने हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला में है 4, दूसरा में है 5, तीसरा में है 6 और ऑप्शन नंबर चौथा में है 7। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें, काफी अच्छा प्रश्न है। चलिए आपका समय समाप्त हुआ। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी 5। यानी तो ध्यान रखें कि भूकंप तीव्रता वाले जो जोन हैं, क्षेत्र हैं, वो 5 हैं भारत में। अगला प्रश्न है 39 नंबर का, ग्रेनाइट से किस रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। ध्यान से सुनेंगे, ग्रेनाइट से किस रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर पहला में है सिस्ट, दूसरा में है क्वार्टजाइट, तीसरा में नाइस और चौथा में डाइक। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। मैं बता दूं कि आपका समय शुरुआत हो चुका है, समय की शुरुआत हो चुकी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर मैं बता दूं, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी नाइस जो है सो ग्रेनाइट से जो है मतलब रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। अगला प्रश्न 40 नंबर का प्रश्न होगा, अंत तक देखें। पौधे का संरक्षण किया जा सकता है, पौधे का संरक्षण किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर पहला में है पौधारोपण के द्वारा, दूसरा में पेट्रोलियम के कम उपयोग के द्वारा, तीसरा में है उपरोक्त दोनों के द्वारा और चौथा में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे। अब मैं घड़ी को ऑन करता हूँ। चलिए घड़ी महोदय जी आप ऑन हो जाए, कम से कम समय में इस सेट को समाप्त करें। चलिए मैं बता दूं कि प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी पौधे रोपण के द्वारा जो है पौधा संरक्षण किया जा सकता है। अगला प्रश्न है 41 नंबर का प्रश्न, तो ध्यान से सुनेंगे। शीतोष्ण कटिबंध किसे कहा जाता है। ध्यान से सुनेंगे, शीतोष्ण कटिबंध किसे कहा जाता है। इस प्रश्न को आप लोग याद कर लेंगे। पहला ऑप्शन में है कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव के बीच के क्षेत्र को, दूसरा में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव के क्षेत्र को, तीसरा में उपरोक्त दोनों क्षेत्रों को और चौथा में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे दें। चलिए आपका जो है सो अलार्म को शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सही जवाब जो भी बच्चे का कमेंट आ रहा है ऑप्शन नंबर पहला, उनका सही जवाब है। जो कि शीतोष्ण कटिबंध जिसका जो क्षेत्र होता है वह कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच के क्षेत्र को ही कहते हैं। तो ध्यान से उसको याद कर लें। अगला प्रश्न होगा 42 नंबर का प्रश्न, क्रोड में पाए जाने वाले दो तत्व कौन कौन प्रधान है, यानी क्रोड में पाए जाने वाले दो प्रधान तत्व कौन कौन है। तो पहला ऑप्शन में है सिलिका ऑक्सीजन सिलिका, दूसरा में है सिलिका एल्युमिनियम, तीसरा में है सिलिका लोहा और चौथा में निकल लोहा। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। चलिए आपका समय समाप्त हुआ। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा यानी निकेल और लोहा। तो ध्यान रखेंगे कि क्रोड में निकेल और लोहा दो तत्वों की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न 73 नंबर का प्रश्न, अरावली किस प्रकार का पर्वत है। अरावली के बारे में पूछ रहा है, न कि हिमालय के बारे में। जब हिमालय के बारे में पूछेगा तब आप हिमालय के बारे में सोचेंगे, यहाँ पे अरावली के बारे में पूछा जा रहा है। तो याद रहे कि अरावली एक प्रकार का अवशिष्ट पर्वत है। तो देख लेते हैं कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आता है। नहीं, अवशिष्ट नहीं होना चाहिए, भरणशोथ होना चाहिए और यानी ऑप्शन नंबर तीसरा होना चाहिए। देख लेते हैं इस प्रश्न का क्या आंसर होता है। आपका समय भी समाप्त हो चुका है। बिल्कुल सही जवाब यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा ही होगा, यानी भरणशोथ पर्वत। भरणशोथ है ये, भ्रांशोथ नहीं है, भ्रांशोथ है, बहुत लगल है। अगला प्रश्न 44 नंबर, पृथ्वी के चारों ओर क्या है। पृथ्वी के चारों ओर क्या है। तो ध्यान से सुनेंगे। ऑप्शन नंबर पहला में है जल, दूसरा में है स्थल, तीसरा में है जंगल और चौथा में है वायु। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देंगे।
ये सोचने समझने का चीज़ है, सोचने समझने वाला प्रश्न है, कोई भारी नहीं है प्रश्न। ये आप खुद से दिमाग लगा करके इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं, तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। कुछ व्यक्ति का कमेंट आ रहा है कि ऑप्शन नंबर चौथा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बिल्कुल जी हाँ, ऑप्शन नंबर चौथा यानी वायु ही इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न होगा 45 नंबर का प्रश्न, जो कि बहुत अच्छा प्रश्न है, तो ध्यान से सुनेंगे। बिहार राज्य स्थित है, हम लोग जो बिहार में रहते हैं वो मानचित्र में या फिर कहाँ पे है उसके बारे में कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर पहला में है पूर्वी गंगा के मैदान में, दूसरा में है मध्य गंगा के मैदान में, तीसरे में है पश्चिमी गंगा के मैदान में और चौथा में है उत्तरी गंगा के मैदान में। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ये बिहार से संबंधित प्रश्न है, बिहार के बारे में पूछा गया प्रश्न है कि गंगा के किस ओर जो है सो बिहार का मैदान है, बिहार है। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। चलिए, आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा यानी मध्य गंगा के मैदान में। अगला प्रश्न होगा 46 नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुनेंगे। शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का कारण क्या है। जैसे आजकल का समय है, शीत ऋतु है, तो शीत ऋतु में वर्षा जो होता है सो तमिलनाडु के तट पे जो है सो होता है, तो उसका क्या कारण है। तो ऑप्शन नंबर पहला में दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण, दूसरा में शीतोष्ण चक्रवात के कारण, तीसरा में स्थानीय पवन के कारण और चौथा में है उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे दें। चलिए, अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण जो है सो तमिलनाडु के तटों पर जो है सो शीत ऋतु में वर्षा होती है। अगला प्रश्न, संसार का सबसे गर्म स्थान किस देश में है। संसार का सबसे गर्म स्थान किस देश में है। ऑप्शन नंबर पहला में अल्बानिया, दूसरा में है लीबिया, तीसरा में भारत दक्षिण, चौथा में अफ्रीका। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी लीबिया। लीबिया जो है सो सबसे गर्म स्थान वाला जगह है, तो ध्यान रखिए लीबिया सबसे गर्म वाले स्थान है। अगला प्रश्न है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। ध्यान से सुनेंगे, ये वायुमंडल से संबंधित प्रश्न बार बार पूछा गया प्रश्न है। पहला ऑप्शन में क्षोभ मंडल, दूसरा में समताप मंडल, तीसरा में मध्य मंडल और चौथा में आयन मंडल। तो जल्दी से आंसर दें कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को कौन सा परत कहते हैं या कौन सा मंडल है। चलिए, अब घड़ी को ऑन करता हूँ। अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी क्षोभ मंडल। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न होगा 49 नंबर का प्रश्न, तो अच्छा से ध्यान से दे ताकि आपका प्रश्न का आंसर सही हो। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। इससे पहले वाला जो प्रश्न था वहाँ पे पूछे थे कि अरावली किस तरह का पर्वत है। यहाँ पे इस प्रश्न में हिमालय के बारे में पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान दें कि हिमालय। चलिए, पहले आप लोग का इंतजार कर लेते हैं कि आप लोग का कॉमेंट क्या आता है, इसके बाद मैं इसका आंसर दूं। चलिए, आपकी जो समय है उसको ऑन कर देते हैं। अब देखिए, ध्यान से सुनिए। हिमालय जो है, हिमालय एक वलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय वलित पर्वत का उदाहरण है, जबकि अरावली जो था वो भ्रमसूत्र पर्वत का उदाहरण था। तो ध्यान से सुनेंगे। अगला प्रश्न और लास्ट नंबर का प्रश्न है जो कि 50वें प्रश्न के रूप में होगा। चूना पत्थर के रूपांतरण से किस चट्टान का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला में कैल्शियम, दूसरा में क्वार्टजाइट, तीसरा में नाइस और चौथा में संगमरमर। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दे दें आप लोग। मैं बता दूं कि ये जो सेट आप लोग देते हैं इससे आप लोग का भविष्य जो है काफ़ी उज्जवल होता नज़र हमको दिख। आज इतना ही तक रहने देते हैं। इसी के साथ मैं आज की क्लास को समाप्त करता हूँ और लेता हूँ विदा। गुड नाइट।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ऑल ऑफ लव यू।